हेलो नमस्कार, स्वागत है आप लोग का फिर से एक बार सुमो बायोलॉजी ऑनलाइन क्लासेस में। सो इन द लास्ट लेक्चर वी हैव डिस्कस अबाउट द चैप्टर फर्स्ट, द लिविंग वर्ल्ड। और लिविंग वर्ल्ड में हम लोगों ने टॉपिक नंबर फर्स्ट को कल डिस्क्राइब किया, व्हाट इज लिविंग। नाउ इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। ओके, चलिए लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। डाइवर्सिटीज इन द लिविंग वर्ल्ड। A large variety of living organisms, be it potted plants, insects, birds, other animals and plants are present around us. हमारे चारों तरफ बहुत बड़ी संख्या में जीवित जीवों की एक श्रृंखला है। वी कांट सी माइक्रोब विद नेकेड आई बट दे आर आल्सो अराउंड अस। और इसके अलावा कि पॉटेड प्लांट्स हो, बर्ड्स हो, एनिमल्स हो, पौधे हो, एनिमल्स हो, इसके अलावा माइक्रोब्स भी हैं जो हमारे चारों तरफ है लेकिन हमें दिखाई नहीं देते, बैक्टीरिया एक्सेट्रा। तो ये जो हमें दिखाई नहीं देते, लेकिन डाइवर्सिटी मतलब लाइफ फॉर्म की डाइवर्सिटी बहुत सारी है। द नंबर ऑफ स्पीसीज दैट आर नोन एंड डिस्क्राइब रेंज बिटवीन 1.7 टू 1.8 मिलियन। दे आर अप्रॉक्सीमेटली 1.2 मिलियन नोन स्पीसीज ऑफ एनिमल एंड 0.5 मिलियन स्पीसीज ऑफ प्लांट। तो ये आपकी सब एनसीईआरटी की लाइन है, बिल्कुल एनसीईआरटी बेस में पढ़ाता हूँ, लास्ट लेक्चर भी बोला था। तो नंबर ऑफ स्पीसीज ये इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। नंबर ऑफ स्पीसीज दैट आर नोन एंड डिस्क्राइब बिटवीन 1.7 टू 1 मिलियन। 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 लाख। तो 17 से 18 लाख स्पीसीज डॉक्यूमेंटेड रिकॉर्ड जिनका है हमारे पास, हम लोग उसको डिस्कवर कर चुके हैं और उसको आइडेंटिफाई कर चुके हैं। और उसमें भी 1.2 मिलियन बाइफर्केशन देख लीजिए एनिमल्स है, 0.5 मिलियन प्लांट्स हैं। दिस रेफर्स टू बायोडाइवर्सिटी, और इसी को हम लोग बायोडाइवर्सिटी, जीवों में विविधता जो मिल रही है उसकी बात कर रहे हैं। और द नंबर एंड टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन अर्थ, या दूसरे शब्दों में हम बोले तो ये बता रहा है हमें कितने संख्या में और कितने तरह के ऑर्गेनिज्म इस धरती पे हैं। पॉइंट टू रिमेंबर हेयर इज दैट वी कैन एक्सप्लोर न्यू एरिया एज वी एक्सप्लोर न्यू एरिया एंड इवन ओल्ड वंस। न्यू ऑर्गेनिजम्स आर कंटिन्यूसली बीइंग आइडेंटिफाइड। लेकिन एक बात ध्यान देने वाली योग्य ये है कि जैसे जैसे हम पृथ्वी के ऐसे क्षेत्रों में जहाँ पे पहले मानव नहीं गया वहाँ जाके हम अनुसंधान करते हैं तो हमें नई नई स्पीसीज पता लगती हैं, या पुराने एरिया ऐसे जहाँ पे हम ऑलरेडी हमारी रीच हो चुकी है और जिनको हम विजिट कर चुके हैं, एग्जामिन कर चुके हैं, उनको हम री एग्जामिन करें तो हमें कई सारी नई स्पीसीज को देखने को मिल जाती हैं। If you were to increase the area that you make observation in, the range and variety of organism that you see would increase. तो आप घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही उसका घर, अरे उसका घर नहीं बच्चे, घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही आपको कुछ ऑर्गेनिजम्स मिल रहे हैं। और अगर आप दायरा बढ़ा देंगे, भैया आप अपने घर से निकले और 10 किलोमीटर रेडियस में घूम के वापस आ गए, तो नंबर ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स जो आपको मिल रहे हैं वो बढ़ जाएंगे। अगर आप ये अपना दायरा रेडियस 10 किलोमीटर की जगह 100 किलोमीटर कर दें, तो जितना बड़ा एरिया आप ऑब्जर्व करोगे उतनी ज़्यादा आपको बायोडाइवर्सिटी मिलने के चांसेस हैं। इफ़ यू वर टू इंक्रीज द एरिया दैट यू मेक ऑब्जर्वेशन इन, द रेंज एंड वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट यू सी वुड इंक्रीज। ऑब्वियसली if you were to visit a dense forest you would probably see a much greater number and kinds of living organism in it। और अगर आप शहर की तुलना में अगर आप गांव में जाएंगे या जंगल में जाएंगे तो डेंस जंगल में, डेंस फॉरेस्ट में आपको नंबर ऑफ बायोडाइवर्सिटी, नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म रादर आई शुड से, नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे। ईच डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट, एनिमल एंड ऑर्गेनिज्म दैट यू सी रिप्रेजेंट्स अ स्पीसीज। हर अलग तरह का आपको जो प्लांट मिल रहा, पौधा मिल रहा है, एनिमल मिल रहा या ऑर्गेनिज्म जो मिल रहा है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वो एक जाति को, स्पीसीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके जी, एज स्टेटेड अर्लियर देयर आर मिलियंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इन द वर्ल्ड। जैसा कि ऊपर आपको बताया गया है कि इस धरती पे हजारों लाखों की संख्या में प्लांट्स और एनिमल्स हैं। वी नो द प्लांट्स एंड एनिमल्स इन योर एरिया बाय देयर लोकल नेम। और हम लोग इन प्लांट्स एनिमल्स को अपने एरिया में लोकल नाम से, वहाँ के प्रचलित नामों से जानते हैं। दिस लोकल नेम्स वुड वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इवन विद इन अ कंट्री। तो ऐसा हो सकता है कि भारत में पंजाब में गेहूं को किसी और नाम से जाना जा रहा हो, उत्तर प्रदेश में किसी और नाम से जाना जा रहा हो, असम में किसी और नाम से जाना जा रहा हो। तो है तो वो वेराइटी ऑफ वीट है, लेकिन अलग अलग क्षेत्रों में हो सकता है अलग अलग नाम से जाना जाता हो। दिस लोकल नेम्स वुड वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस
और ये वेरी कर सकते हैं, लोकल नेम अलग अलग हो सकते हैं जगह के हिसाब से। विद इन अ कंट्री एक ही देश के अंदर अलग अलग क्षेत्रों में एक जीव, कोई एक स्पीसीज अलग अलग नाम से, लोकल नाम से हो सकता है जानी जा रही हो। प्रोबेबली यू वुड recognize the confusion that would be created if we do not find ways and means to talk to each other to refer to organism we are talking about। तो आप समझ सकते हैं कि इस तरह से रायता फैलने की पूरी उम्मीद है। मानिए आपने कोई प्राणी यहाँ देखा जिसको कि आप कुत्ता कहते हैं, आपने अपने पंजाब वाले दोस्त को फ़ोन किया और बताया कि आपने यहाँ कुत्ता देखा, तो वहाँ पे वो खोता समझ रहा कि कुत्ता नहीं खोता देखा। खोता मतलब डोंकी। तो कुत्ता यहाँ यूपी में कुत्ते नाम से मानिए लोकल नेम से, लेकिन पंजाब में हो सकता है उसका कोई लोकल नेम दूसरा हो। तो आपस में कम्युनिकेट करने में दिक्कत होगी अगर कोई ऐसा साइंटिफिक तरीका ना हो कि ऑल ओवर द वर्ल्ड वो स्पीसीज एक पिक्यूलियर नेम से ही जानी जाए। हेंस देयर इज़ अ नीड टू स्टैंडर्डाइज द नेमिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसलिए इस बात की आवश्यकता महसूस हुई, देयर इज़ अ नीड टू स्टैंडर्डाइज द नेम ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, कि लिविंग ऑर्गेनिज्म को स्टैंडर्ड नेम से, एक स्टैंडर्डाइज नेम से जाना जाए। सच दैट अ पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म इज नोन बाय द सेम नेम ऑल ओवर द वर्ल्ड। इस तरह का वो नाम हो, स्टैंडर्ड प्रोसीजर से नाम रखा जाए कि ऑल ओवर द कंट्री, ऑल ओवर द वर्ल्ड रादर आई शुड से, कि उसको एक ही नाम से जाना जाए। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड नॉमेनक्लेचर। और ये प्रोसेस, ये प्रक्रिया, नामकरण की प्रक्रिया नॉमेनक्लेचर कहलाता है। ऑब्वियसली nomenclature और नेमिंग इज ओनली पॉसिबल व्हेन द ऑर्गेनिज्म इज डिस्क्राइब करेक्टली। तो किसी का नामकरण करने में, आप नामकरण करने में तभी सफल हो पाएंगे, नाम रख पाएंगे, जब आप उसके लक्षणों को पहचान लें। अरे भाई हम लोग बोलते हैं ना ये तो दैत्य है, या ये तो राक्षस है, या ये तो फलाना है, तो उसके लक्षणों के आधार पर बोलते हैं ना। तो कैरेक्टराइजेशन तो पहले आप लक्षण को तो पहचाने। एंड वी नो टू व्हाट ऑर्गेनिज्म द नेम इज अटैच टू। तो उसके बाद आपको जो नाम आप रख रहे हैं वो नाम किस जीव से संबंधित है। अब इसकी बात आती तो पहले लक्षणों को पहचान लीजिए, फिर नाम जब रखने की बारी आएगी तो वो नाम किस जीव से संबंधित है उसकी जानकारी होनी चाहिए। दिस इज आइडेंटिफिकेशन। तो नॉमेनक्लेचर क्या? नॉमेनक्लेचर इज द नेमिंग ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, किसी प्राणी का नाम रखना, दैट इज नॉमेनक्लेचर। एंड आइडेंटिफिकेशन क्या? आइडेंटिफिकेशन इज द फाइंडिंग ऑफ करेक्ट प्लेस इन द टेक्सोनॉमी, क्लासिफिकेशन सिस्टम में उसकी जो प्रॉपर प्लेस है उसको जानने। अभी आगे इसके बारे में मैं बताता हूँ। इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट द स्टडी, नंबर ऑफ साइंटिस्ट हैव इस्टेब्लिश प्रोसीजर टू असाइन अ साइंटिफिक नेम टू ईच नोन ऑर्गेनिज्म। तो अध्ययन की सुविधा के लिए साइंटिस्ट ने इस तरह का एक रोड मैप तैयार किया, ऐसा प्रोसीजर तैयार किया, स्थापित किया, जिससे कि किसी भी जीव को एक वैज्ञानिक नाम दिया जाता है। तो अध्ययन की सुविधा के लिए, भाई अध्ययन कौन कर रहा? बायोलॉजिस्ट अध्ययन कर रहा है जीवन के विभिन्न रूपों का। तो यहाँ पे आप अध्ययन कर रहे हो, मानो मैंने बात करी डॉग की, तो डॉग का अध्ययन आपके ऑस्ट्रेलिया में रहने वाला कोई आपका फेसबुक फ्रेंड भी कर रहा। तो अब आपने कम्युनिकेट कर लिया। अब तो खैर आप लोग पिक्चर शेयर कर सकते हो, पहले ये सब बातें थोड़ी ना थी। आज की तारीख में सोशल मीडिया इतना एक्टिव है कि आप पिक्चर डाल दोगे कि ये देखा मैंने, ये स्पीसीज़ देखी और इस नाम से इसको आइडेंटिफाई किया, तो दिक्कत नहीं होगी, वहाँ वाला कोरिलेट कर लेगा कि किसकी आप बात कर रहे हो। लेकिन पहले सब थोड़ी ना था। तो अगर आप मानिए कानपुर में या इंडिया में किसी को लोकेट कर रहे हैं, कोई नई स्पीसीज़ आपने डिस्कवर करी या आपको मिली, और या आपने कोई पुरानी स्पीसीज़ जैसे मैंने बोला उसको आप कुत्ते के नाम से यहाँ जान रहे हो, लेकिन हो सकता है ऑस्ट्रेलिया में कोई और नाम से उसको जाना जा रहा हो, तो ज़रूरत महसूस होने लगी कि ऐसा प्राकृतिक पद्धति, एक वैज्ञानिक पद्धति निकाली जाए, जिस वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर हम लोग जीवों का नाम इस तरह से रख सकें कि ऑल ओवर द वर्ल्ड उसको उसी नाम से जाना जाए। दिस इज़ एक्सेप्टेबल टू बायोलॉजिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड। और ये जो प्रक्रिया डेवलप करी गई, ये प्रक्रिया नेमिंग करने की जो प्रक्रिया थी, वैज्ञानिक पद्धति थी, ये बायोलॉजिस्ट द्वारा जीव वैज्ञानिकों का स्वीकार्य थी पूरे संसार के लिए। फॉर प्लांट साइंटिफिक नेम आर बेस्ड ऑन एग्रीड प्रिंसिपल एंड क्राइटेरिया विच आर प्रोवाइडेड इन द इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर। तो प्लांट्स के लिए जो वैज्ञानिक पद्धति थी कि पादपों का नामकरण कैसे करेंगे प्लांट का, उसके बारे में जो टर्म कंडीशन है वो डिस्क्राइब है इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर ICBN। ये क्वेश्चन यहाँ से आता है, इम्पॉर्टेंट है, ये आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए ये लाइन इम्पॉर्टेंट है। तो पीछे वाली भी एक लाइन थी जो हम लोग शायद वहाँ पे मैंने हाईलाइट नहीं किया, उसको भी देख लीजिए कि पीछे वाली वो होनी चाहिए वहाँ पे आपके लिए ये चीज़।
ये वाला देखिए नंबर ऑफ स्पीसीज़, ये वहाँ यहाँ से MCQ बन सकता है, इसको हाईलाइट पॉइंट बना लीजिए। आगे चलता हूँ, मैं हाईलाइट करना भूल गया था तो इसलिए मैं वापस आया। प्रोसेस ऑफ नोमेनक्लेचर क्या? प्रोसेस ऑफ नोमेनक्लेचर है प्रोवाइडिंग द साइंटिफिक नेम ऑफ टू एन ऑर्गेनिज्म सो दैट it can be recognized all over the world with that same name only. It is a mean of naming of living organism such that a particular organism is known by the same name all over the world. ये MCQ यहाँ से बन सकता। नोमेनक्लेचर, व्हाट इज नोमेनक्लेचर, ठीक। उसके बाद आज के लेक्चर में ये तीसरी लाइन है जहाँ से आपका MCQ बन सकता है कि प्लांट्स के लिए एक्सेप्टेबल क्राइटेरिया किस में डिस्क्राइब किया या कहाँ से गाइडलाइन मिल रही है। तो ICBN बॉडी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंटरनेशनल फॉर गिविंग द नेम साइंटिफिक नेम टू द प्लांट। इंटरनेशनल कोड फॉर बोटानिकल नोमेनक्लेचर ICBN। तो ये जो हमारे बॉटनिस्ट हैं किसी प्लांट का जो नामकरण करते हैं तो उसके लिए टर्म कंडीशन या गाइडलाइंस कहाँ है, क्राइटेरिया कहाँ है, वो है इंटरनेशनल कोड फॉर बोटानिकल नोमेनक्लेचर। ICBN इज फर्स्ट एक्सेप्टेड इन 1961। ये बुक आपके बुक की लाइन नहीं है तो वहाँ लिख लीजिए NCERT में कि सबसे पहले इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ, कब इसको हम लोगों ने स्वीकार किया ICBN इंटरनेशनल कोड फॉर बोटानिकल नोमेनक्लेचर। भैया ये जो टर्म कंडीशन तय हो गई कि आज से हम लोग क्रिकेट खेलेंगे तो बोल्ड है और कैच आउट है, ये जो टर्म कंडीशन तय हो गई कि भाई हम प्लांट्स का जो हम नामकरण करेंगे उसके लिए क्या होना चाहिए बेसिस, ये जो टर्म कंडीशन तय हो गई किस तरह से करेंगे, प्रोसीजर क्या, उसकी टर्म कंडीशन आपको बता रहा है इंटरनेशनल कोड फॉर बोटानिकल नोमेनक्लेचर जो सबसे पहले स्वीकार हुआ है 1961 में। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, हल्की सी लाइन आप अपनी NCERT में जोड़ लीजिए। एनिमल टेक्सोनॉमिस्ट हैव इवॉल्व्ड इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। तो प्लांट्स के लिए और एनिमल्स के लिए ICZN। तो ICBN फॉर नेमिंग प्लांट्स criteria given by ICBN for naming plants, and ICZN is concerned with naming animals. International Code for Zoological Nomenclature, International Code for Botanical Nomenclature. Botanical Nomenclature 1961 में ये एक्सेप्टेंस में आया, एक्सेप्ट कर लिया गया। और इसका भी आगे देखिए फर्स्ट एडिशन ऑफ ICBN दोनों ही 1961 में, लेकिन 1963 में 1963 में इसका सेकंड एडिशन भी आ गया है। Animal taxonomists have evolved international code for zoological nomenclature. The scientific names ensure that each organism has only one name. Scientific naming से फ़ायदा क्या मिल रहा है कि एक जीव का एक ही नाम होगा और उसी नाम से वो all over the world जाना जाएगा। Description of an organism should enable the people to arrive at the same name. और उसका अगर हम विवरण पढ़ लेंगे, डिस्क्रिप्शन पढ़ लेंगे, तो होमो सैपियंस का अगर डिस्क्रिप्शन हम पढ़ लेंगे तो उस डिस्क्रिप्शन के आधार से वर्ल्ड के किसी भी कोने में बैठा हुआ बायोलॉजिस्ट उस डिस्क्रिप्शन के आधार से एक गंतव्य पे पहुंचेगा, एक आखिरी में कहिए कि एक कंक्लूजन पे पहुंचेगा और कंक्लूजन क्या होगा, होमो सैपियंस उसके नाम पे पहुंचेगा। डिस्क्रिप्शन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म शुड इनेबल द पीपुल टू अराइव एट द सेम नेम। ठीक है, दे आल्सो इंश्योर्स दैट सच अ नेम हैज़ नॉट बीन यूज्ड फॉर एनी अदर ऑर्गेनिज्म। तो किसी भी जीव का एक ही नाम होगा जिस नाम से वो पूरे संसार में जाना जाएगा और एक नाम केवल एक जीव को अलॉट होगा। ऐसा नहीं कि होमो सैपियंस नाम से हम मॉडर्न मैन को भी जाने और होमो सैपियंस के नाम से हम अपने पूर्वज को भी जाने, एंसेस्टर को भी जाने, कोई और स्पीसीज़ को भी होमो सैपियंस नाम दे तो एक स्पीसीज़ को एक ही नाम दिया जाएगा। तो ICZN एंड ICBN याद रखिएगा, एंड फुल फॉर्म याद रखिएगा। ICBN का इंटरनेशनल कोड फॉर बोटानिकल नोमेनक्लेचर एंड ICBN इज कंसर्न विद नेमिंग गिविंग साइंटिफिक नेम टू प्लांट, एंड ICZN इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर एंड इट इज कंसर्न विद नेमिंग ऑफ एनिमल्स। कब ये अस्तित्व में है, कब एक्सेप्टेंस में है? ICBN इज फर्स्ट एक्सेप्टेड इन 1969 एंड ICZN फर्स्ट एडिशन इन 1961। यहाँ पे 69 निकला शायद मेरे मुंह से, तो समझ रहे हो आप, भावनाओं को समझो। 1961 और 1961 सेकेंड एडिशन इन 1963। ठीक है जी, चलिए। बायोलॉजिस्ट फॉलो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल टू प्रोवाइड साइंटिफिक नेम टू गिवन टू नॉन ऑर्गेनिज्म। बायोलॉजिस्ट सार्वभौमिक रूप से स्वीकार, ऑल ओवर द वर्ल्ड स्वीकार सिद्धांतों को पालन करते हैं और उस हिसाब से साइंटिफिक नेम, वैज्ञानिक नाम पद्धति
को फॉलो करते हुए वैज्ञानिक नाम देते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म को। ईच नेम हैज़ 2 कंपोनेंट। और इस वैज्ञानिक नाम पद्धति में जो हम नाम दे रहे हैं किसी ऑर्गेनिज्म को, उसकी क्या आधारभूत बातें हैं, उसकी क्या विशेषताएं हैं। ईच नेम हैज़ 2 कंपोनेंट। हर कंपोनेंट के 2 नेम होंगे। द जेनरिक नेम एंड द स्पेसिफिक एपिथेट। हर कंपोनेंट के 2 नाम होंगे। हर नाम के 2 कंपोनेंट होंगे। जो भी साइंटिफिक नेम हम दे रहे हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म को, उसके 2 कंपोनेंट होंगे, 2 वर्ड में होगा। द जेनरिक नेम एंड द स्पेसिफिक एपिथेट। पहला कंपोनेंट जेनरिक नेम बता रहा जेनरा को, और सेकंड कंपोनेंट स्पेसिफिक एपिथेट या ये स्पीसीज को बता रहा। दिस सिस्टम ऑफ प्रोवाइडिंग अ नेम विद 2 कंपोनेंट इट्स कॉल्ड बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। और ये जो पद्धति है नामकरण करने की, जिसमें किसी जंतु के नाम में 2 शब्द होते हैं, इसको हम बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर कहते हैं। द नेमिंग सिस्टम गिवन बाय कैरोलस लीनियस। कैरोलस लीनियस वॉज द साइंटिस्ट हु प्रपोज बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। ये पूछा जाता आपसे, सबसे पहले पूछा गया था बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर है क्या। यूनिवर्सली एक्सेप्टेड सिस्टम ऑफ नेमिंग ऑफ एन ऑर्गेनिज्म ये है क्या। इसकी खास बात क्या है? खास बात यह है कि ईच साइंटिफिक नेम मेड अप ऑफ 2 कंपोनेंट और possess 2 component. The first component representing generic name and second component representing specific epithet. The naming system given by Carolus Linnaeus is being practiced by biologists all the world. और इसको हम लोग इस्तेमाल में लाए, जीव वैज्ञानिक इस्तेमाल में लाए पूरे संसार में। दिस नेमिंग सिस्टम यूजिंग अ 2 word फॉर्मेट वॉज फाउंड कन्वीनियंट। और ये अपने आप में एक सहूलियत भरा तरीका था। लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ मैंगो। अब हम लोग मैंगो की बात करें, आम की। टू अंडरस्टैंड द वे ऑफ प्रोवाइडिंग साइंटिफिक नेम बेटर। तो जब हम उदाहरण के साथ में बात करते हैं तो चीज़ों को समझना आसान हो जाता है। तो ये नेमिंग का सिस्टम बता दिया, कैरोलस लीनियस ने दिया था। बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर कहलाता है क्योंकि साइंटिफिक नेम में 2 शब्द होते हैं। पहला शब्द जेनरिक नेम को बता रहा, दूसरा शब्द स्पेसिफिक एपिथेट को बता रहा। अब कह रहा कि हम एक उदाहरण के साथ इस चीज़ का अध्ययन करें। हम लोग मैंगो का उदाहरण लेते हैं। द साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो इज रिटन एज मैंजीफेरा इंडिका। मैंजीफेरा इंडिका। लेट अस सी हाउ इट इज़ अ बाइनोमियल नेम। इन दिस नेम मैंजीफेरा रिप्रेजेंट द जीनस। मैंजीफेरा फर्स्ट वर्ड जो है बताया आपको, 2 शब्द होंगे, 2 उसमें शब्द हैं। किसी भी जीव के जो वैज्ञानिक नाम है वो नाम 2 शब्दों से बना। तो पहला शब्द किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? जीनस को। एंड इंडिका सेकंड वाला बता रहा पर्टिकुलर स्पीसीज को और स्पेसिफिक एपिथेट को। अदर यूनिवर्सल रूल्स ऑफ नॉमेनक्लेचर आर एज फॉलो। और साथ में इसमें जो यूनिवर्सल रूल हैं, हमारे रूल जो है वो इस तरह से हैं। बायोलॉजिकल नेम्स आर जनरली इन लैटिन। लैटिन भाषा में होते हैं। क्यों लैटिन भाषा में होते हैं? बिकॉज इट इज़ अ डेड लैंग्वेज। डेड लैंग्वेज का मतलब है कि अब इसमें कोई भी फर्दर रद्दोबदल चेंज नहीं होगा। जो चीज़ है एज इट इज़। अब ये डेड है लैंग्वेज, तो इसमें कोई, जैसे इंग्लिश में आप जानते हैं कि इंग्लिश में ग्रामर वगैरह चेंज होती रहती है, अल्फ़ाबेट या नए नए वर्ड जुड़ते रहते हैं। तो इंग्लिश लैंग्वेज अभी लाइव लैंग्वेज है, उसमें मॉडिफिकेशन होता रहता है, इंक्लूजन्स होते रहते हैं, एक्सक्लूजन्स होते रहते हैं। जैसे सेल्फी वर्ड आ गया, सेल्फी वर्ड पहले कभी था नहीं था, लेकिन ये जो लैंग्वेज है ये डेड लैंग्वेज है लैटिन। रिटर्न इन इटैलिक्स, और इसको इटैलिक्स में लिखा जाता है स्लांटेड। दे आर लैटिनाइज और डिराइव फ्रॉम लैटिन रिप्रेजेंट इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर ओरिजिन। तो ये जो वर्ड हैं ये वर्ड ज़्यादातर लैटिन भाषा से लिए गए। अगर लैटिन से लिए नहीं गए, किसी और भाषा से हैं, तो उसको लैटिनाइज कर दिया जाएगा। मतलब ये है, जैसे हम तुम्हें समझाएं कि भाई कोई शब्द है जो बिहारी भाषा का नहीं है, तो उसको बिहारी भाषा में बदल दिया जाएगा। जैसे अवधी का शब्द मान लीजिए दर्शन है, तो दर्शन को बिहारी भाषा में दर्शन नहीं बोलेंगे, तो कुछ दर्शनाए कुछ ऐसे बोलेंगे, तो उसको बिहारी भाषा का टच दे दिया। या यहाँ पे लैटिन भाषा को, कि अगर इंग्लिश का वर्ड है तो उसको लैटिनाइज कर देंगे। लैटिनाइज और डिराइव फ्रॉम लैटिन इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर ओरिजिन। तो उर्दू का हो, हिंदी का हो, इंग्लिश का हो, कोई वर्ड हो उसको लैटिनाइज कर देंगे और डिराइव फ्रॉम लैटिन कर देंगे। मतलब लैटिन भाषा का ही इस्तेमाल करेंगे। क्यों करेंगे? ये चीज़ मैंने आपको हाईलाइट करी, बिकॉज इट इज़ अ डेड लैंग्वेज। द फर्स्ट वर्ड इन बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट द जीनस। ये तो बात हो ही गई। तो बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर के कंडीशंस, टर्म कंडीशन याद रखिएगा। बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर में ये
शब्द किससे लिए जा रहे हैं, जो इसके शब्द रखे जा रहे हैं लैटिन भाषा से, और अगर और कोई भाषा है तो लैटिनाइज कर देंगे। दूसरी बात, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में दो शब्दों से बना। पहला शब्द किसको बता रहा है, जीनस को, और दूसरा शब्द किसको बता रहा है, स्पेसिफिक एपिथेट को। बोथ द वर्ड्स इन अ बायोलॉजिकल नेम व्हेन हैंड रिटन आर सेपरेटली अंडरलाइन। अगर ये मैंजीफेरा इंडिका प्रिंटेड नहीं है, आपने हाथ से लिखा, हाथ से लिखेंगे हम मैंजीफेरा इंडिका, तो हम इसको अंडरलाइन कर देंगे, ठीक है, सेपरेटली अंडरलाइन कर देंगे। और प्रिंटेड इन इटैलिक्स, और अगर ये प्रिंटेड होगा तो इटैलिक्स में प्रिंटेड होगा, टू इंडिकेट देयर लैटिन ओरिजिन। इटैलिक्स में मतलब स्लांटेड प्रिंटेड होगा। स्लांटेड प्रिंटेड का मतलब है ये शो करने के लिए कि ये इंग्लिश का वर्ड नहीं है, इंग्लिश के वर्ड सीधे देखिए प्रिंट है, तो स्लांटेड प्रिंटेड होगा, तो ये बात करने के स्थापित करने के लिए या याद दिलाने के लिए कि ये लैटिन ओरिजिन के वर्ड है। द फर्स्ट वर्ड डिनोटिंग द जीनस स्टार्ट विद कैपिटल लेटर। मैंजीफेरा में फर्स्ट वर्ड, मैंजीफेरा इंडिका में मैंजीफेरा का फर्स्ट अल्फ़ाबेट एम कैपिटल लेटर से लिखेंगे, वाइल द स्पेसिफिक एपिथेट स्टार्ट्स विद लोअर केस। तो इंडिका का आई जो है वो लोअर केस से या स्मॉल लेटर से। इट कैन बी इलस्ट्रेटेड बाय द एग्जांपल ऑफ मैंजीफेरा इंडिका। तो देखिए मैंजीफेरा स्लांटेड, ये देखिए प्रिंटेड है तो स्लांटेड है, अगर हाथ से लिखा होता तो अलग अलग अंडरलाइन होता। पहला वर्ड बता रहा है जीनस को, दूसरा वर्ड बता रहा है स्पेसिफिक एपिथेट को। पहले वर्ड का पहला अल्फ़ाबेट कैपिटल लेटर होगा और ये वाला आपका स्मॉल लेटर होगा। ये बातें आपने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर की याद रखनी, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है। तो ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा है आपका, जो आपकी एनसीईआरटी का नहीं, बाहर से मैंने इसमें ऐड किया। कैरोलस लिनियस स्वीडिश बॉटनिस्ट थे, जूलॉजिस्ट थे, फिजिशियन थे, who formalized binomial nomenclature, the modern system of naming organism. He is also known by the term father of modern taxonomy. इनको father of modern taxonomy भी कहा जाता है। He gave principle of nomenclature। तो इन्होंने ही सिद्धांत दिए, जीवों को नामकरण करने के सिद्धांत इन्होंने नहीं दिए। He developed the specific system of naming species. It is known as binomial nomenclature। तो ये जो सिद्धांत इन्होंने दिए थे, टर्म कंडीशन क्राइटेरिया, वो इनकी बुक फिलोसफी या बोटोनिका में दिए थे। तो ये आपके लिए अलग से एक जानकारी है, चाहो तो आप याद रखो, कैरी करो। भाई कभी कभी कुछ बाहर का आ जाता है तो आप अपनी बुक में चाहो तो इसको लिख लो कि इसके लिए जो क्राइटेरिया था बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का या प्रिंसिपल ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, वो इन्होंने अपनी बुक फिलोसफी या बोटोनिका में दिया। ठीक है जी, चलिए आगे। अब ये भी आपके एनसीईआरटी के बाहर की। नोमेनक्लेचर क्या था? इट इज़ अ साइंस ऑफ प्रोवाइडिंग डिस्टिंक्ट एंड प्रॉपर नेम टू ऑर्गेनिज्म। ये तरीका है नामकरण। घर बच्चा हुआ नाम तो रखो, तो नामकरण करने का तरीका है प्रोवाइडिंग डिस्टिंक्ट, अपने आप में एक सुस्पष्ट एंड प्रॉपर नेम, और एक प्रॉपर नेम दिया जाएगा ऑर्गेनिज्म को, सो दैट इट कैन बी ईजिली रिकॉग्नाइज एंड डिफ्रेंशिएटेड फ्रॉम अदर, ताकि ये आसानी से पहचाना जा सके और दूसरों से इसका विभेद आप कर सकें कि हम किसकी बात कर रहे हैं। जैसे मस्का डोमेस्टिका की हम बात बोलें तो हाउस फ्लाई, मस्का डोमेस्टिका हाउस फ्लाई की बात कर रहे हैं, ऑल ओवर द वर्ल्ड यही मैसेज जाएगा। ठीक है जी। तो नोमेनक्लेचर की ज़रूरत क्यों है भाई? नामकरण करने की ज़रूरत है ताकि अध्ययन की आसानी हो जाए। आइडेंटिफिकेशन इज द फाइंडिंग ऑफ करेक्ट नेम एंड प्लेस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इन अ सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन पहचान क्या है कि करेक्ट नाम और पता, करेक्ट नाम और जगह की वो कहाँ पे उसको स्थापित किया है, वो कोऑर्डिनेटा में आता है कि नॉन कोऑर्डिनेट में आता है, इस हिसाब से क्लास मैमेलिया में आता है कि किस में आता है। तो उसके प्रॉपर नेम, करेक्ट नेम और प्रॉपर प्लेस ऑर्गेनिज्म की पता लग जाए, उसको आइडेंटिफिकेशन कहते हैं। नाउ दिस सिस्टम इज बीइंग एक्सेप्टेड बाय बायोलॉजिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड। Linnaeus described 5,900 species of plant in his book Species Plantarum and 4,326 species or animal in Systema Naturae 10th edition। तो ये एक्स्ट्रा आपकी बुक की, चाहो तो कैरी करना, चाहो तो नहीं। इन्होंने क्या किया था, लीनियस ने 5,900 स्पीसीज प्लांट की उसको डिस्क्राइब किया, उसका नाम बताया अपनी बुक स्पीसीज प्लांटेरम में, और 4,326 4,326 स्पीसीज एनिमल्स का नाम बताया सिस्टमा नेचुरा के 10th एडिशन में। ठीक है, ये चाहो तो आप एक्स्ट्रा नोट कर लेना, शायद पूछा जाए, पूछा नहीं जाता वैसे। द नेम विद सेम स्पीसीज एंड जीनस आर कॉल्ड टॉटोनिम। और ऐसा नाम जिसमें रेटस पहला नाम जीनस और दूसरा नाम स्पेसिफिक एपिथेट सेम हो, उसको हम टॉटोनिम बोलते हैं। दीज आर नॉट रिकॉग्नाइज्ड बाय बॉटनिस्ट। तो ये जूलॉजिस्ट ये नाम उसको ये लोग अप्रूवल देते हैं, लेकिन किसी प्लांट का ऐसा नाम नहीं होगा कि उसके मतलब जीनस का नाम और स्पीसीज का नाम सेम हो। तो जूलॉजिस्ट तो इस तरह का नाम रख दिया रेटस किसी प्राणी का,
लेकिन बॉटनिस्ट किसी प्लांट का इस तरह का नाम कि जिसमें जीनस और स्पीसीज सेम वर्ड से डिनोट हो रही हो नहीं रखते। ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर वाज गिवन बाय कैरोलस लिनियस, ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर वाज गिवन बाय लामार्क, जीन बैप्टिस्टे डी लामार्क। इट इज़ एम्प्लॉयड टू डिस्क्राइब सब स्पीसीज। तो यहाँ पे जीनस, स्पीसीज और सब स्पीसीज, कॉर्वस, स्प्लेंडस, स्प्लेंडस, तो ये आपका जीनस, ये स्पीसीज, ये सब स्पीसीज। द नेम विद सेम स्पीसीज एंड सब स्पीसीज आर कॉल्ड ऑटोनिम। और इस तरह का ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर में देखिए, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में दो शब्दों से बना, पहला शब्द जीनस और दूसरा शब्द स्पीसीज। ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर जो लेमार्क ने दिया, तीसरा शब्द उसने ऐड कर दिया सब स्पीसीज। और इस तरह का बायोलॉजिकल नेम जिसमें स्पीसीज और सब स्पीसीज का नेम समान होगा, एक जैसा होगा, उसको ऑटोनिम बोलेंगे। और यहाँ पे टोटोनिम था जब जीनस और स्पीसीज सेम थे, लेकिन उस तरह के नाम का उदाहरण आपको जूलॉजिस्ट वाले ही उसमें देखने को मिलेगा, मतलब एनिमल्स में ही देखने को मिलेगा। प्लांट्स में देखने को हमारे को प्लांट्स में देखने को आपको टोटोनिम नहीं मिलेंगे। ठीक है, चलिए आगे सब कुछ बातें एक्स्ट्रा जो आप चाहो तो नोट कर लेना। आगे चलता हूँ। नेम ऑफ ऑथर अपीयर आफ्टर स्पेसिफिक एपिथेट। तो अब क्या करने लगे हैं साइंटिस्ट, जो ऑथर है जिसने उसको डिस्क्राइब किया, स्पीसीज़ को डिस्कवर किया, फाइंड आउट किया, उसका नाम भी अब लिखने लगे हैं। एग्जांपल के तौर पे एट द एंड ऑफ बायोलॉजिकल नेम एंड इट इज़ रिटन इन एब्रीवेटेड फॉर्म, और इसको एब्रीवेटेड फॉर्म में लिखा जाएगा, मतलब छोटे फॉर्म में। मैंगीफेरा इंडिका के बाद लिन, लिन स्टैंड फॉर लीनियस। इसका मतलब है कि लीनियस ने मैंगीफेरा इंडिका को डिस्क्राइब किया, डिस्कवर किया। इट इंडिकेट दैट स्पीसीज वॉज फर्स्ट डिस्क्राइब बाय लीनियस, कि लीनियस ने इसको डिस्क्राइब किया। सिंस इट इज़ nearly impossible to study all the living organism, it is necessary to devise some means to make it possible। अब आखिरी में आके हम लोगों ने शुरू में बात करी कि 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीसीज नोन है। क्या किसी के लिए, किसी जीव के लिए, किसी वैज्ञानिक के लिए ये संभव है कि वो 18 लाख स्पीसीज अलग अलग उनके कैरेक्टराइजेशन और सब चीज़ें पढ़ लें? नहीं संभव है भाई। 60 साल की लाइफ एक्सपेक्टेंसी में, 68 साल की लाइफ एक्सपेक्टेंसी में क्या वो 17 से 18 लाख स्पीसीज़ को स्टडी कर सकता? नहीं कर सकता। इसीलिए ज़रूरत महसूस हुई कि क्लासिफिकेशन कर दें। जैसे मानिए क्लासिफिकेशन में मेमेलिया की हम बात करें, क्लास मेमेलिया की, तो मेमेलिया के जो सर्टेन कैरेक्टर हैं वो मेमेलिया में आने वाले प्राणियों में होंगे। जैसे कि आप कहिए पोजेस मेमोरी ग्लैंड, ठीक है, हेयर ओवर स्किन, ठीक है, 12 क्रेनियल नर्व्स, ठीक है, हमारे मिडिल ईयर में 3 आपके ईयर ऑस्कल मैलियस इनकस स्टेपिस, होम्योथर्मल इन नेचर। तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं, जब हम मेमेलिया की बात करते हैं तो आपके मन में एक रफ आइडिया आ जाता है कि मेमेलिया में अगर इसको रखा है किसी को, काऊ को, और या आपके टाइगर को, या मैन को, या डॉग को, तो एक रफ आइडिया आपको कि ये कैरेक्टर तो उसमें होंगे ही होंगे। तो आपको हर इंडिविजुअल स्पीसीज़ को अलग से स्टडी करने की ज़रूरत नहीं है। आपने मेमेलिया को स्टडी कर लिया कि मेमेलिया के जो कैरेक्टर हैं वो उसमें आने वाले हर जीव में होंगे। इसलिए जीवों को अध्ययन करने की सुविधा के लिए, क्योंकि कोई भी बायोलॉजिस्ट के लिए पॉसिबल नहीं कि वो 17 से 18 लाख स्पीसीज़ को अध्ययन कर ले। सिंस इट इज़ नियरली इम्पॉसिबल टू स्टडी ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, इट इज़ नेसेसरी टू डिवाइस सम मीन्स टू मेक इट पॉसिबल। तो ये इस तरह का रास्ता ईजाद किया गया कि किसी बायोलॉजिस्ट के लिए अपने जीवन काल में संभव नहीं कि वो जितनी भी स्पीसीज़ हैं उनका अध्ययन कर ले। तो एक रास्ता निकाला गया कि क्लासिफिकेशन कर दो भाई। क्लासिफिकेशन करने से जो क्लासिफिकेशन, ग्रुपिंग, व्हाट इज़ क्लासिफिकेशन? क्लासिफिकेशन इज़ द प्रोसेस बाय विच एनीथिंग इज़ ग्रुप्ड इनटू कन्वीनियंट कैटेगरी। क्लासिफिकेशन वो तरीका है जब आप चीज़ों को बांट देते हो सहूलियत वाले वर्गों में। मानिए हम बोले क्लासिफिकेशन आप अपने घर में अपनी बुक्स का, जो आपकी टेक्स्ट बुक है, तो टेक्स्ट बुक आप क्लासीफाई करना चाहें तो बायोलॉजी की अलग रख दीजिए, फिजिक्स की अलग रख दीजिए, केमिस्ट्री की अलग रख दीजिए। एक तो ये तरीका हो गया। टेक्स्ट बुक आप कैसे क्लासीफाई कर सकते हो कि 12th स्टैंडर्ड की अलग, 11th स्टैंडर्ड की अलग, 10th स्टैंडर्ड की अलग। अब आपने अगर सब्जेक्ट वाइज किया बायो की, तो उसमें आप बायो की 12th भी रखोगे, 11th भी रखोगे, 10th भी, 9th भी, 8th भी, हर स्टैंडर्ड की रखोगे। और अगर आपने स्टैंडर्ड वाइज किया तो 12th की स्टैंडर्ड अगर आपने इस तरह से उसका ग्रुप बनाया तो 12th की टेक्स्ट बुक होगी, भले बायो की हो, भले फिजिक्स की हो, भले केमिस्ट्री की हो, भले मैथ की हो, भले सोशल साइंस की हो, वो सब 12th के ग्रुप में आएंगी। तो ग्रुपिंग का तरीका, क्लासिफिकेशन का तरीका कन्वीनियंस के हिसाब से है। मानिए मेरी कोचिंग में
मैं अपनी कोचिंग के स्टूडेंट्स को ग्रुपिंग करना चाहूँ, तो एक तरीका हो सकता है सेक्स ऑन द बेसिस ऑफ कि भाई जेंडर क्या है, मेल और फीमेल में, बॉय और गर्ल में, या एज वाइज कि भाई जो 17+ के हैं और 17 बिलो के, ये भी कैटेगराइज हो सकता है। तो कैटेगरी कन्वीनियंट कैटेगरी इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर के आधार पे हम कन्वीनियंट ग्रुप में चीज़ों को बांट दें, वो है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन इज़ द प्रोसेस बाय विच एनीथिंग को हम किसी भी, आप अपने कपड़ों को भी वार्डरोब में जो आपके अपरेल्स हैं आप उनको भी बांट सकते हो, क्लासीफाई कर सकते हो, ठीक है जी, डेली वेयर के और आपके पार्टी वेयर के। तो इस तरह से भी आप क्लासीफाई कर सकते हो चीज़ों को। क्लासिफिकेशन इज़ द प्रोसेस बाय विच एनीथिंग इज ग्रुप्ड इनटू कन्वीनियंट कैटेगरी। और कैटेगरी हम अपनी सुविधा के हिसाब से बना रहे हैं ना, बेस्ड ऑन सम इजली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर। वो जो कैटेगरी बना रहे हैं जो हम आसानी से चीज़ों को देख सकते हैं उस हिसाब से बना रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल वी ईजली रिकॉग्नाइज ग्रुप सच एज प्लांट्स और एनिमल्स। एग्जाम्पल के तौर पे हमने ग्रुप बना दिया प्लांट्स का और एनिमल्स का। तो एनिमल्स के लिए आप जानते हैं, अगर एनिमल या प्लांट की हम बात करते हैं तो आपके दिमाग में एक आउट एंड आउट एक रफ बन जाती पिक्चर कि भाई एनिमल है तो मूविंग होगा, अब स्टैटिक नहीं होगा। प्लांट के लिए स्टैटिक होगा, एक ही जगह पे एंकरेज के साथ लगा होगा, एनिमल मूव कर रहा होगा। तो एक बेसिक आपके दिमाग में प्लांट और एनिमल को लेके एक बेसिक गाइडलाइन बन जाती है। तो डॉग और कैट और इंसेक्ट्स की अगर हम बात करते हैं तो ये भी अपने आप में एक ये कैटेगरी है। डॉग की बात करें तो आपके दिमाग में एक आउट एंड आउट एक डॉग का खाका बन जाएगा या कैट का बन जाएगा। द मोमेंट वी यूज़ दिस टर्म वी एसोसिएट सर्टन कैरेक्टर विद द ऑर्गेनिज्म। तो जैसे ही ये हम शब्द इस्तेमाल करते हैं उस शब्द से संबंधित कुछ लक्षण आपके दिमाग में उभरने लगते हैं। सिमिलरली सपोज वी वर टू से मैमल, इसी तरह से जब अगर मैमल शब्द बोलें यू वुड ऑफ कोर्स थिंक ऑफ एनिमल्स विद एक्सटर्नल ईयर एंड बॉडी हेयर। तो आपके दिमाग में मैमल बोला तो भाई जिसका एक्सटर्नल ईयर होंगे, बॉडी पे हेयर होंगे, लाइक तो आपके दिमाग में एक मैमल को लेके मेमोरी ग्लैंड्स होंगी, अगर फीमेल है तो आपके दिमाग में एक आइडिया डेवलप होने लगता है। लाइकवाइज इन प्लांट्स, इसी तरह से प्लांट्स, इफ़ यू वर टू टॉक अबाउट वीट द पिक्चर इन ईच ऑफ आवर माइंड विल बी ऑफ वीट प्लांट। तो अगर हम वीट की बात करें तो हमारे दिमाग में वीट प्लांट की पिक्चर बनने लगती, नॉट ऑफ राइस एंड एनी अदर प्लांट। तो वीट की ही बनेगी, गेहूँ के, जिसने गेहूँ के, आप लोग ज़्यादातर हम लोग एग्रीकल्चर बैकग्राउंड के हैं तो गेहूं का पौधा देखा है। गेहूं की बात करते ही गेहूं या शुगर केन की आपके दिमाग में इंप्रेशन नहीं आएगा, गेहूं का इंप्रेशन आएगा। हैंस ऑल दिस डॉग्स, कैट्स, मैमल्स, व्हीट, राइस, प्लांट्स, एनिमल्स एटसेट्रा आर कन्वीनियंट कैटेगरी। तो ये सहूलियत की कैटेगरी है, ये सहूलियत से बनाई गई कैटेगरी। कुत्ता सहूलियत से बनाई गई कैटेगरी है, साइंटिफिक कैटेगरी नहीं है। कहने का मतलब ये है, ये हमारी सहूलियत से बनाई गई कि कुत्ता, बिल्ली, भेड़, गाय, बकरी, गेहूँ, ये सब हमारी खुद की बनाई गई कन्वीनियंट के हिसाब से, सहूलियत के हिसाब से बनाई गई कैटेगरी है व्हेन वी यूज टू स्टडी ऑर्गेनिज्म। द साइंटिफिक टर्म टू दिस कैटेगरी इज टेक्सा। और ये जो कैटेगरी हैं इनको साइंटिफिक टर्म अगर हम दें, इसको हम वैज्ञानिक पद्धति के हिसाब से हम बोलें तो हम बोलेंगे कि कैटेगरी नहीं, हम बोलेंगे हमें टेक्सा की बात कर रहे हैं, टेक्सन की। हेयर वी मस्ट रिकॉग्नाइज दैट टेक्सा कैन इंडिकेट कैटेगरी एट डिफरेंट लेवल। लेकिन ये टेक्सा शब्द जो है ये अलग अलग लेवल की कैटेगरी को दर्शा, ठीक है जी। तो कैटेगरी अब आपकी समझ में आई। कैटेगरी हम लोगों ने अपनी सुविधा से बना रखी है, और उसको हम साइंटिफिक टर्म में बात करें कैटेगरी को तो ये टेक्सन है। हेयर यू मस्ट रिकॉग्नाइज दैट टेक्सा कैन इंडिकेट कैटेगरी एट डिफरेंट लेवल। लेकिन एक टेक्सन अलग अलग लेवल पे, स्तर पे किसी हमारी कैटेगरी को, वर्ग को बता रहा, ठीक। प्लांट्स आल्सो फॉर्म अ टेक्सा। प्लांट्स भी अपने आप में, प्लांट्स की जब हम बात करें तो अपने आप में एक टेक्सन को बता रहा, वीट इज आल्सो टेक्सा। सिमिलरली एनिमल, मैमल्स, डॉग्स आर ऑल टेक्सा। एनिमल अपने आप में कैटेगरी है, एनिमल्स में आप एनिमल्स को रखेंगे, मैमल्स अपने आप में कैटेगरी, डॉग। अब देखिए एनिमल सबसे ऊपर की कैटेगरी हो गई, कोई भी एनिमल, जंतु, वो एनिमल में आएगा। तो एनिमल मैमल्स भी हो सकते हैं, पाइसेस भी हो सकते हैं, एम्फीबियन भी हो सकते हैं। तो मैमल्स में अब आपको डिफरेंट तरह के एनिमल्स, टाइगर भी मिल रहा है, काऊ भी मिल रहा है, डॉग भी मिल रहा है। फिर डॉग में आपको अल्सेशियन डॉग भी मिल रहा है, आपको पामेरियन डॉग भी मिल रहा है, आपको डल्मेशियन भी मिल रहा है। तो ये अपने आप में एनिमल टेक्सा है, मैमल टेक्सा है,
डॉग टैक्सा है और उसके नीचे जो ब्रीड मैंने मेंशन करी वो भी अपने आप में टैक्सा है। सहूलियत है, हम लोगों ने सहूलियत से उनको नाम दे रखे हैं, ग्रुपिंग कर रखी है। तो प्लांट आल्सो फॉर्म अ टैक्सा, वीट आल्सो, लेकिन अलग अलग लेवल पे हैं। सिमिलरली एनिमल, मैमल्स, डॉग्स आर ऑल टैक्सा, बट यू नो दैट अ डॉग इज अ मैमल एंड ऑल मैमल्स आर एनिमल्स। तो टैक्सा का लेवल अलग अलग है। देयरफॉर एनिमल, मैमल, डॉग रिप्रेजेंट्स टैक्सा एट डिफरेंट लेवल। ठीक, हेंस बेस्ड ऑन कैरेक्टरिस्टिक, आखिरी में आके सम अप करिए कि लक्षणों के आधार पे ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन बी क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट टैक्सा। जितने भी जीवित जीव हैं हम उनको अलग अलग लेवल पे, अलग अलग टैक्सा पे उनको हम क्लासीफाई कर सकते हैं। क्लासिफिकेशन बेटा भी आपको बताया था क्या होता है, ग्रुपिंग ऑफ एनीथिंग इनटू डिफरेंट कैटेगरीज बेस्ड ऑन सम इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर, दैट इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन। और जब हम क्लासिफिकेशन टैक्सा के लेवल पे करें, अलग अलग टैक्सा के लेवल पे, टैक्सा क्या है भैया, साइंटिफिक कैटेगरी है। टैक्सा साइंटिफिक कैटेगरी है। ये जो कैटेगरी थी ग्रुपिंग की कि कुत्ता, बिल्ली, भेड़, बकरा, वो कन्वीनियंट थी। टेक्सोनॉमी साइंटिफिक कैटेगरी, साइंटिफिक टेक्सन में करें। दिस प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन इज कॉल्ड टेक्सोनॉमी। ठीक, एक्सटर्नल एंड इंटरनल ईयर अलॉन्ग विद स्ट्रक्चर ऑफ सेल डेवलपमेंट प्रोसेस, इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इसेंशियल एंड फॉर्म बेसिस ऑफ मॉडर्न टेक्सोनॉमिक स्टडीज। इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपको क्वेश्चन एमसीक्यू आ सकता है। आगे मैंने बनाया हुआ एमसीक्यू इसी लेवल पे कि एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर, मार्फोलॉजी एंड एनाटमी along with the structure of cell, cytology, development process क्या है, ecological information are essential and form basis of modern taxonomy study। तो modern taxonomy में हमें मालूम होना चाहिए कि उसका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर क्या है, बंदे का, जंतु का, ऑर्गेनिज्म का, इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा है, अलॉन्ग विद स्ट्रक्चर ऑफ सेल, सेल स्ट्रक्चर कैसा है, प्रोकैरियोट है कि यूकैरियोट है, डेवलपमेंट प्रोसेस, उसका डेवलपमेंट कैसे हुआ, डेवलपमेंट का प्रोसेस क्या, इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन। और इकोलॉजी में व्हाट इज इकोलॉजी, इंटरेक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म अमंग देमसेल्व्स एंड इंटरेक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म विद इट्स सराउंडिंग। ऑर्गेनिजम्स का आपस में क्या इंटरेक्शन है और उसके सराउंडिंग वातावरण से क्या इंटरेक्शन है, उसकी स्टडी को हम लोग इकोलॉजी बोलते हैं। तो डेवलपमेंट प्रोसेस, मार्फोलॉजिकल एंड इंटरनल उसके कैरेक्टर स्ट्रक्चर ऑफ सेल, डेवलपमेंट प्रोसेस, इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन, ये ऑर्गेनिज्म की ये सारी की सारी अनिवार्य हैं जानकारियाँ, और यही मॉडर्न टेक्सोनॉमी की आधार बना रहे हैं। हेंस कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर, बहुत इंपॉर्टेंट है ये लाइन। इसलिए कैरेक्टराइजेशन लक्षणों को पहचानना, उसको डिस्क्राइब करना, आइडेंटिफिकेशन पहचान पत्र, उसको पहचान लेना, क्लासीफाई वर्गीकृत कर देना, और नॉमेनक्लेचर आखिरी में आके नाम रख देना, आर द प्रोसेस दैट आर बेसिक टू टेक्सोनॉमी। तो समझ लीजिए क्लासिफिकेशन क्या, क्लासिफिकेशन इज द ग्रुपिंग ऑफ एनीथिंग, कुत्ता, गाय, भेड़, बकरी, प्लास्टिक का पेन को भी आप क्लासीफाई कर सकते हैं कि प्लास्टिक बॉडी का है कि मेटेलिक बॉडी का है। पेन को भी आप क्लासीफाई कर सकते हैं कि ये पेन आपका डॉट पेन है कि आपका फाउंटेन पेन है। उसको हम लोग इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर के आधार पर जब ग्रुपिंग कर दी तो हो गया क्लासिफिकेशन। लेकिन जब आप लिविंग ऑर्गेनिज्म का क्लासीफाई करते हैं तब आपको कन्वीनियंट कैटेगरी नहीं चाहिए, आपको प्री डिसाइडेड साइंटिफिक कैटेगरी चाहिए। तब हम उनको साइंटिफिक कैटेगरी में बांटेंगे। कन्वीनियंट हमने थोड़ी ना कि हमने सहूलियत बना ली कि भाई हम इसको इस तरह से क्लासीफाई करेंगे ऑर्गेनिज्म को। कोई दूसरा बायोलॉजिस्ट होगा वो अपने हिसाब से क्लासीफाई करेगा, रायता फैल जाएगा। तो इसके लिए साइंटिफिक कैटेगरी चाहिए, सब कोई साइंटिफिक कैटेगरी जो सबको एक्सेप्टेड हो। तो वो 7 ऑब्लिगेट साइंटिफिक कैटेगरी हैं हमारी, स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, किंगडम, जिसको हम लोग अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे टेक्सोनॉमी कैटेगरी को। तो तब वो टेक्सोनॉमी कहलाएगा जब साइंटिफिक कैटेगरी में हम लोग बांटेंगे, क्लासीफाई करेंगे ऑर्गेनिज्म को, तब टर्म यूज़ करेंगे टेक्सोनॉमी। तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन क्लासिफिकेशन एंड टेक्सोनॉमी। व्हाट इज क्लासिफिकेशन? क्लासिफिकेशन इज द ग्रुपिंग ऑफ एनीथिंग इनटू कन्वीनियंट कैटेगरी बेस्ड ऑन सम इजीली observable character। And taxonomy, when you classify living organism into different taxa at different level according to its character, according to its morphology, according to its anatomy, according to structure of cell, according to development process and ecological information, that is called as taxonomy। तो क्लासिफिकेशन और टेक्सोनॉमी में फ़र्क है, और इसी में आप फाइलोजेनी का भी छौंका लगा दीजिए। टेक्सोनॉमी में आप साथ में फाइलोजेनी को भी कंसीडर करने लगे तब वो हो जाएगी सिस्टेमैटिक्स। 3 टर्म है, क्लासिफिकेशन, टेक्सोनॉमी, सिस्टेमैटिक्स। तो क्लासिफिकेशन गा के रटा के बता दिया आपको,
टेक्सोनॉमी समझा दिया आपको। टेक्सोनॉमी है क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग, और क्लासिफिकेशन है ग्रुपिंग ऑफ एनीथिंग। डेड आर्टिकल का भी, नॉन लिविंग आर्टिकल का भी आप क्लासिफिकेशन कर सकते हैं ना भैया। चेयर का, अपने कमरे की कुर्सी का, ये कुर्सी प्लास्टिक की है कि मेटेलिक बॉडी की है, वो भी ग्रुपिंग हो गई, क्लासीफाई हो गई। ठीक, किसी भी चीज़ का आप क्लासीफाई कर सकते हैं, लेकिन जब आप लिविंग ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन करते हैं तब आप कन्वीनियंट कैटेगरी में नहीं करेंगे, तब आप प्री डिसाइडेड साइंटिफिक कैटेगरी में करेंगे, वो कहलाएंगे टेक्सन, और तब वो कहलाएगी टेक्सोनॉमी एट डिफरेंट लेवल। टेक्सोनॉमी हायरार्की तैयार हो जाएगी। ठीक, और उसी टेक्सोनॉमी में अगर आप साथ में कंसीडर कर लें, किसको साथ में कंसीडर कर लें, फाइलोजेनी को, तो वो हो जाएगी सिस्टेमैटिक्स। ओके, हाँ जी। तो ये देखिए, ये सारी बातें आपसे ज़्यादातर जो आखिरी में आके मैंने 10 मिनट आपके लिए, हो सकता है इससे क्वेश्चन ना मिले, लेकिन आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आपको अपने अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। तो यहाँ पे जहाँ से मैंने बोला दिस प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन इज टेक्सोनॉमी, लिविंग ऑर्गेनिज्म क्लासिफाइड एट डिफरेंट टेक्सा, दिस इज क्लास टेक्सोनॉमी। ये इंपॉर्टेंट है, जो लाइनें मैंने अंडरलाइन करी हैं वहाँ से क्वेश्चन फॉर्म हो जाता है। ये क्वेश्चन आपका देखिए हाईलाइट कर रखी है, यहाँ से क्वेश्चन फॉर्म आ, बेसिस ऑफ टेक्सोनॉमी क्या बना रहे हैं, कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, नोमेनक्लेचर। कौन से 4 प्रोसेस हैं जो बेसिस ऑफ टेक्सोनॉमी में कंसीडर होते हैं, कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर। ठीक है, चलिए आगे। Taxonomy is not something new. Human beings have always been interested in knowing more and more about the various kind of organism. Taxonomy कह रहा कोई आज की बात, नया कॉन्सेप्ट नहीं है। ह्यूमन बीइंग, मानव की शुरू से ये इच्छा थी। ह्यूमन बीइंग शुरू से लेके बड़ा क्यूरियस थे कि कौन सी अलग अलग तरह के जो ऑर्गेनिज्म है उनका आपस में क्या रिलेशन है और वो हमारे किस तरह से काम आ सकते हैं, पर्टिकुलरली विद रेफरेंस टू देयर ओन यूज। इन अर्ली डेज human being needed to find sources for their basic needs of food, clothing and shelter। तो आरंभ के दिनों में जब मानवता का विकास हो रहा था तो ह्यूमन बीइंग के लिए सबसे ज़्यादा थ्रेट क्या था कि भाई अपना सर्वाइवल के लिए क्या चाहिए, रोटी कपड़ा और मकान, रोटी कपड़ा और मकान, शेल्टर चाहिए, फूड चाहिए और क्लोथिंग चाहिए। Hence earliest classification were based on uses of various organism। ये बात इंपॉर्टेंट है, जो शुरू में क्लासिफिकेशन थे वो किस पे आधारित थे कि जीव मानव के किस रूप में किस तरह से काम आ रहे हैं, इस आधार पर थे। ह्यूमन बीइंग वर सिंस लॉन्ग नॉट ओनली इंटरेस्टेड इन नोइंग मोर अबाउट डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड देयर डाइवर्सिटी बट आल्सो रिलेशनशिप अमंग देम। तो ह्यूमन बीइंग ना केवल इस बात के लिए उत्सुक थे कि कितने डिफरेंट तरह के ऑर्गेनिज्म है हमारे सराउंडिंग में और उन ऑर्गेनिज्म में कितनी विविधता मिल रही है, लेकिन साथ के साथ उनका ये इस बात को लेकर भी इंटरेस्ट था कि इनका आपस में क्या है रिश्ता, क्या आपस में क्या इनका रिलेशनशिप है। दिस ब्रांच ऑफ स्टडी रेफर्ड एज सिस्टेमैटिक्स, और यही अध्ययन की शाखा, इसको हम सिस्टेमैटिक्स कहते हैं। द वर्ड सिस्टेमैटिक्स डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड सिस्टमा। सिस्टेमैटिक्स डिराइव्ड हुआ लैटिन वर्ड सिस्टमा विच मीन्स सिस्टेमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म। सिस्टमा का मतलब है क्रमबद्ध तरीके से, व्यवस्थित तरीके से, सिस्टम से अरेंज किया जाए ऑर्गेनिज्म को। लीनियस यूज सिस्टमा नेचुरे एज द टाइटल ऑफ हिज पब्लिकेशन। लीनियस ने बुक लिखी जिसका नाम था सिस्टमा नेचुरे। द स्कोप ऑफ सिस्टेमैटिक्स वर लेटर enlarged to include identification, nomenclature and classification। सिस्टेमैटिक्स में बाद में ये सब चीज़ें जो आपके उसमें भी हैं, आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन, कैरेक्टराइजेशन, लेकिन साथ के साथ सिस्टेमैटिक टेक्स इनटू अकाउंट इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, फाइलोजेनी। सिस्टेमैटिक्स टेक्स इनटू अकाउंट इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म। तो सिस्टेमैटिक्स टेक्सोनॉमी से कैसे अलग हो गया कि इसमें साथ में हम लोग फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप भी देखने लगे, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप भी देखने लगे। समझ गए आप क्लासिफिकेशन, टेक्सोनॉमी एंड सिस्टेमैटिक्स। सिस्टेमैटिक्स टेक्स इनटू अकाउंट इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप मीन्स फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। फाइलोजेनी क्या है? फाइलोजेनी इज इवोल्यूशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म और हिस्ट्री ऑफ इवोल्यूशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म और हिस्ट्री ऑफ इवोल्यूशन ऑफ अ स्पीसीज। किसी जीव के जैविक विकास के क्रम के अध्ययन को, इतिहास को जब आप अध्ययन करें तो वो कहलाती है हमारी फाइलोजेनी। या किसी स्पीसीज़ आप अध्ययन करें जैविक विकास का तो कहलाएगा फाइलोजेनी। ठीक है जी, सारी बातें डिस्कस। आइए आगे चलें, जहाँ जहाँ हाईलाइट पॉइंट थे बता दिए। एट प्रेजेंट देयर आर 5 कोड्स ऑफ नोमेनक्लेचर। तो 2 कोड आपकी बुक में दे रखे हैं, 3 यहाँ अलग से मैंने दिए हैं। ये
कलर आपको बता रहा है कि एक्स्ट्रा है, अगर आप चाहो तो नोट कर लो। इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटॉनिकल नोमेनक्लेचर ICBN फर्स्ट अडॉप्टेड इन 1961, पहले ही बात हो चुकी। इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर ICZN फॉर एनिमल्स फर्स्ट एडिशन 1961 में, सेकंड 1963 में, ऑलरेडी वी हैव डिस्कस दैट। इंटरनेशनल कोड फॉर बैक्टीरियोलॉजिकल नोमेनक्लेचर ICNB, ICBN, ICNB, देखिए इंटरनेशनल कोड ऑफ बैक्टीरियोलॉजिकल नोमेनक्लेचर, बैक्टीरिया के नामकरण के लिए। इंटरनेशनल कोड फॉर वायरल नोमेनक्लेचर ICVN, इंटरनेशनल कोड फॉर वायरल नोमेनक्लेचर, वायरस के नोमेनक्लेचर के लिए। इंटरनेशनल कोड फॉर कल्टिवेटेड प्लांट्स NCP। तो ये 5 तरह के आपके पद्धति है जीवों को नामकरण करने की, ठीक है। तो 2 तो आपकी बुक में दी, 3 या एक्स्ट्रा नोट करना चाहें एक्स्ट्रा के लिए नोट कर लें, नहीं तो बाईपास भी कर लीजिए। चलिए अब हम लोग कुछ क्वेश्चन लगाएं। फाउंडर ऑफ बायनोमियल नोमेनक्लेचर कौन है भैया? बायनोमियल नोमेनक्लेचर के फाउंडर कैरोलस लीनियस है। मोस्ट नेम्स इन बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर लिविंग वर्ड टेकन फ्रॉम विच लैंग्वेज? लैटिन, लैटिन से हैं या लैटिनाइज कर दिए गए हैं। प्लांट्स वर गिवन लैटिन नेम बिकॉज इट इज़ अ डेड लैंग्वेज, ठीक है, अभी आपको एक्सप्लेन किया। स्टैंडर्डाइज द नेमिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज नोन एज बायनोमियल नोमेनक्लेचर, स्टैंडर्ड पद्धति डेवलप कर ली गई। द नंबर ऑफ स्पीसीज दैट आर नोन स्पीसीज रेंज फ्रॉम 1.7 to 1.8 मिलियन, बिलियन ना फंस जाना, मिलियन। द बायनोमियल नोमेनक्लेचर वॉज गिवन बाय कैरोलस लीनियस, बात हो चुकी। इन बायनोमियल नोमेनक्लेचर द नेम ऑथर अपीयर्स आफ्टर, किसके बाद आता है? तो तीसरा जो है जीनस स्पीसीज के बाद आता है। कैसे लिखा जाता है? एब्रीवेटेड फॉर्म में, मैंगिफेरा इंडिका लिन। ऑर्गेनिज्म गिवन साइंटिफिक नेम बिकॉज, क्यों नाम दिया जा रहा है? इट इंश्योर्स दैट ईच ऑर्गेनिज्म हैज़ ओनली वन नेम एंड शुड बी नोन बाय दैट नेम ओनली ऑल ओवर द वर्ल्ड। हाँ जी, कोई रायता ना, पहले आपने ऑस्ट्रेलिया में अपने पंजाबी भरा से बात की तो दसिया कि मैं इत्थे ए वेख्या, तो वो भी समझ जाए कि की वेख्या। अकॉर्डिंग टू बायनोमियल नोमेनक्लेचर साइंटिफिक नेम ऑफ एन ऑर्गेनिज्म कंसिस्ट ऑफ जेनेरिक नेम एंड स्पेसिफिक एपिथेट बोथ ए एंड बी। बायनोमियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, ये आपकी बुक में दिया हुआ है, ध्यान से देख लेना। साइंटिफिक नेम आर प्रिंटेड इन italics and derived from Latin, printed italics and derived from Latin, option D. Choose the incorrect statement regarding universal. The first word of biological nomenclature represent genus, सही है। The first word denoting the genus start with capital letter, सही है। Both the word in a biological name when handwritten are separately underlined, सही है। Biological names are generally in English, generally in Latin, तो ये गलत है, यही वाला आपका सही जवाब है। एक्सपेंड ICGN, इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्टली रिटर्न? इनकरेक्टली रिटर्न कौन है? पैंथरा टिग्रिस, ठीक है जी। पैंथरा देखिए, P बड़ा, T छोटा, और ये इटैलिक्स में है। मैंगिफेरा इंडिका, ठीक है। पैंथरा लियो, ठीक है। कोलम्बा लिविया, ये देखिए L यहाँ पे छोटा होना चाहिए था, यही आपका गलत है। In Mangifera indica, the word Mangifera represent genus. The scientific name of it, Triticum aestivum. All living organisms can be classified into different texta. किस आधार पे? Based on mode of nutrition, based on their appearance, based on character, different texta में based on character उनको बांटा गया। द बेसिस ऑफ मॉडर्न टेक्सोनॉमी क्या है? एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर, मॉर्फोलॉजी, एनाटमी, स्ट्रक्चर ऑफ सेल, ठीक है। डेवलपमेंट प्रोसेस, ठीक है। इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन, ठीक है। आर इसेंशियल। तो बेसिस क्या है, क्या बना रहे हैं? यही बना रहे हैं। उसके नीचे के पढ़ लीजिए, पढ़ना हो तो समय खराब कर लीजिए, वैसे ज़रूरत नहीं है। रट्टा मारिए, आप समझिए, कॉन्सेप्ट डेवलप करिए, ठीक है। द प्रोसेस दैट आर बेसिक टू टेक्सोनॉमी, प्रोसेस दैट आर बेसिक टू टेक्सोनॉमी क्या है? कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, ठीक। द अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन फिजिकल अपीयरेंस कर लीजिए, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के आधार पर। नहीं, यूजेस ऑफ ऑर्गेनिज्म देखिए, आप फंस जाएंगे। द अर्लीस्ट पूछा है,
कैरोलस लीनियस का नहीं, अर्लियस्ट कैसे था, यूजेस ऑफ ऑर्गेनिज्म पे आधारित था। ठीक है, ये आपकी बुक की लाइन अभी मैंने हाईलाइट करी थी। डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड देयर इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप इज स्टडीड अंडर सिस्टमैटिक्स। अभी आपको बताया कि जब आप उसमें साथ में डाइवर्सिटी के साथ इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को भी देखेंगे तो टेक्सोनॉमी से वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा सिस्टमैटिक्स, विच इज़ द फर्स्ट स्टेप इन टेक्सोनॉमी, आइडेंटिफिकेशन। ये अलग अलग साइड पे अलग अलग दे रखा है और अपनी बुक के हिसाब से कैरेक्टराइजेशन भी है, लेकिन जो हमने मतलब जो आप आइडेंटिफिकेशन कैरेक्टराइजेशन यहाँ इसीलिए मेंशन ही नहीं किया कि इतना पहले। आई स्पीसीज इन द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म विच कैन इंटरब्रीड फ्रीडली। What is the basis of modern taxonomy study? Internal structure, ecological structure of cell, all of these. Who has written the Systema Naturae? Carolus Linnaeus. Scientific study of diversity of organism and their relationship is called systematics. Is a branch of science dealing with identification, nomenclature, classification, taxonomy. तो अब हम लोग का ये हम लोग पहुँच गए तीसरे अपने कहिए कि टॉपिक पे, जिसको मैं कल के लेक्चर में डिस्कस करूँगा। आज के लिए इतना काफ़ी है, इसको आप पढ़ लीजिए अच्छे से और मिलता हूँ कल ब्रेक के बाद। टिल देन गुड लक, गुड बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।